शेयर मार्केट एक जुआ है, इट इज अ गेम, ब्लफ है, बिल्कुल ब्लफ। इस चीज को बिना सोचे समझे काम कर रहे हो तो ब्लफ तो बनेगा। हर एक बंदे के लिए उसका लॉस और उसका प्रॉफिट, उसका लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं इफेक्ट करता ही करता है। करेक्ट है। मैं अगर आपको ये बोलूं कि अगर कोई पर्सन स्टॉक मार्केट में नहीं है तो वो अपने बच्चों के फ्यूचर का मॉडल करेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विपुल अरोड़ा। हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं अमित अरोड़ा, सीईओ ऑफ के स्टॉक्स, जिनसे हमने आज बात करी है अबाउट शेयर मार्केट एंड स्टॉक्स के बारे में। हमने बात करी कैसे इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है। हमने जितने भी मेन पॉइंट्स हैं शेयर मार्केट को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर, हमने उसके ऊपर सबकी चीजों के ऊपर बात करी है। तो चलिए देखते हैं इस पॉडकास्ट को, आपको भी कुछ इंसाइटफुल मिलेगा इससे। और इसको लाइक कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो। थैंक यू। जनरल तौर पर हम लोग मार्केट में जब एंटर करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट आती है ना हमारी नजर में वो ये आती है कि शेयर मार्केट एक जुआ है, इट इज अ गेम, ब्लफ है, बिल्कुल ब्लफ। करेक्ट। तो पहले तो हमारे माइंड में ये क्लियर आ जाता है कि ब्लफ है, तो हमारी जो स्टार्ट होती है ना वो डर से होती है। दूसरा, हम लोग कुछ लोग यूट्यूब के सुनकर भी पहुंच जाते हैं कि इसमें बहुत पैसा है, लेकिन अंदर खाते डर भी पूरा होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही निकलता है कि ब्लफ मार्केट है भी या नहीं है। तो ब्लफ को समझने के लिए दो डेफिनेशन समझाता हूँ कि पहली चीज होती है कि जिस चीज के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, आइडली हम उसको ब्लफ नहीं कहते। ओके। दूसरा, एक सेक्शन के पॉइंट से इसको बताऊंगा। एक सेक्शन है एससीआरए सेक्शंस एक्ट, जिसमें हर तरह के सिक्योरिटीज को एक एसेट क्लास का दायरा दिया गया। मतलब कि इस पे जो टैक्सेस भी लगेंगे वो एसेट क्लास वाले लगेंगे। एसेट क्लास के, एसेट मतलब एसेट क्लास के आपके इस पे टैक्सेस लगेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज की तारीख के अंदर कोई लॉटरी खरीदता हूँ तो लॉटरी को हम स्पेकुलेटिव इनकम में कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो उस पे जो टैक्सेस लगते हैं वो 30% का, इसलिए हम स्टेट वे से समझते हैं लॉटरी है। लेकिन जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमारा जो जो टैक्सेस लगते हैं वो एसेट क्लास के लगते हैं। दैट इज 10%, 20%, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके। तो स्टॉक मार्केट में भी आप वैसे ही टैक्सेस अप्लाई करते हो जो 10 है, 20 है। अच्छा। दूसरी चीज क्या होती है कि टैक्सेस को मैं अगर मैं हटा भी दूं, लीगल सेक्शंस को मैं हटा दूं, तो ब्लफ इज व्हाट? ब्लफ वहां पर वो है कि जो मेरे को कुछ पता नहीं है जिसके बारे में और मैं स्ट्रेट पे जाके और उसके ऊपर काम कर रहा हूं। डेफिनेशन तो ये कहती है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप उस चीज को बिना सोचे समझे काम कर रहे हो तो ब्लफ तो बनेगा सर। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसको सीख समझ के काम कर रहे हैं, उसकी टेक्निकलिटीज को टाइम लगा रहे हैं, तो ब्लफ नहीं आएगा। ओके। और सेकंड, और लोग इसमें एक शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार मैं आज स्टार्ट करूं और 3 से 4 महीने लगाऊं और अगले दिन से मेरी कल से कमाई आनी शुरू हो। अच्छा। तो पहले से समझो, जब कोई डॉक्टर बनता है तो उसको पहले 5 साल पहले वो एजुकेशन पे लगाता है, प्रैक्टिस लगाता है, 10 साल के बाद जाके वो इनकम एक्सपेक्ट कर रहा होता है। करेक्ट। हमारे फादर, हमारी पूर्वज में कोई डॉक्टर बने हो, वो जाके अपनी रॉयल्टी खाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोगों को सबसे पहले दिन से पैसा चाहिए। तो पहला तो सबसे पहला माइंड ये है कि जब आप मार्केट में जाओ तो इसको कोई जादूगर मत सोचो कि ये रातों रात को अमीर बनाने वाला है। दैट इज अ औरों की तरह और मार्केट्स की तरह, लाइक प्रॉपर्टी, गोल्ड, उसकी भी एक लिमिटेशंस है। गोल्ड को कभी सोचा ऐसे कि यार आज मैं गोल्ड ले रहा हूँ, कल ये आज 72,000 रुपीज का मुझे मिल रहा है 10 ग्राम्स, तो ये एक महीने में ये मेरे को 1.5 लाख दे देगा? नहीं सोचते ना। नहीं सोचते। लेकिन जब शेयर मार्केट में आते हैं तो सोच तो ये होती है। करेक्ट। तो पहली चीज तो ये है कि जब हम लोग किसी चीज का गणेशाय कर रहे हैं तो उसको राइट डायरेक्शन में करना। सही बात है, बिल्कुल। तो मतलब मिसकंसेप्शंस होती हैं लोगों के माइंड में स्टार्ट करने से पहले ही कि यार पैसे डाले हैं हमने तो अगले दिन प्रॉफिट होना शुरू हो। पहला क्वेश्चन हमारे पास, जो जनरली लोग जब हमारे पास आते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन होता है, यार पैसा तो लगा देंगे, लॉस तो नहीं होगा? लॉस तो नहीं होगा, हाँ। तो लॉस ना करवा। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट सोचा है या तो अनरियलिस्टिक है कि भाई 100 रुपए लगा दो और कल से मेरी कमाई आ जाए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्सन आता है, यार मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊं। ओके। ये भी लोग आते हैं हमारे पास, फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊं। मैं कहा बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते? फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप इसे एक्सपेक्ट क्या करते हो? कहते बस कुछ नहीं, 1,000-2,000 रुपए दिन का आ जाए। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएगा। अब आप मुझे ये बता दें पैसे कितना लगाओगे? 50,000 लाख तो स्टार्टिंग में लगा ही दूंगा। फिर आप सोचिए कि जब आपकी फिगर्स ही इरियलिस्टिक हैं तो आपको रिजल्ट्स भी क्या मिलने वाले हैं? जो बोगे वो तो पाओगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही चीज। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर स्टार्ट करता हूँ स्टॉक मार्केट में या फिर कुछ भी इन्वेस्टमेंट के अंदर शुरू करता हूँ, तो मेरे लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन, मतलब ट्राई करने का, एक कदम रखने का कौन सा हो सकता है? किस चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ मैं कि हाँ मैं अगर मान लीजिए एक वर्किंग क्लास भी, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं अभी कमा रहा हूँ मैं, ठीक सैलरी है मेरी, मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूँ और मेरा फ्यूचर थोड़ा सिक्योर होना शुरू हो जाए, तो मैं उसमें कौन सी चीज में अपना हाथ डालूं? देखो, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आइडली ये पता होना चाहिए हम कौन है, हु वी आर।
तो जैसे मैंने आपने कहा कि ये मेरी कहानी है, मैं आपको आपकी कहानी नहीं, एक चिंटू की कहानी समझाता हूँ। ठीक है। एक चिंटू है, चिंटू, ओके। उसकी एज आप ही के बराबर रही होगी, 25 साल के करीब। हम ज्ञान तो अच्छा दे देते हैं, तो चिंटू को आपने ज्ञान देना है। आज उसका जो एज है वो 25 है और वो रिटायरमेंट सोच रहा है, मेरी 75 साल की है। करेक्ट। क्या उसकी शादी कब होने वाली है? अगर 25 साल का तो उसकी शादी कब होने वाली है? 2-3 साल में हो जाएगी। 27-28 साल। मतलब आप 28 में अब शादी करने वाले हो। नहीं, मेरी हो चुकी है, मेरी हो चुकी है। तो जनरली अभी मान के चलते हैं कि 28 साल में शादी होनी चाहिए। जी जी। तो अब 3 साल हैं आइडियली उस चिंटू के पास शादी करने के लिए। राइट। अगर मैं आज उसको इन्वेस्टमेंट करा भी दूंगा तो 3 साल के बाद क्या होगा? वो कहीं ना कहीं उसकी डिस्ट्रैक्शंस होंगी। राइट। और वो अपने पैसे पुल करेगा। बिल्कुल। तो उसका मतलब कि एक गोल ये भी है कि उसको 3 साल के बाद मैरिज के लिए एक एक्सपेंस या उसका कैश आउटफ्लो बढ़ जाएगा। राइट, करेक्ट। तो इस रियलिस्टिक फिगर को अगर वो लेके चलेगा तो अपनी इन्वेस्टमेंट के टाइम पे वो सोचेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर बिना सोचे समझे करेगा तो ईयर ट्रेडिंग में जो उसके फ्रेंड्स कह रहे हैं वो कर देगा। सही बात। तो पहली चीज तो ये है कि जब आप कोई ट्रेडिंग करने वाले हो तो आप अपनी सिचुएशंस को भी समझो। अब एक सिचुएशन है जहां पर मेरे को ये पता है कि मेरी रोटी नहीं आ रही, मैं डेली बेसिस की रोटी नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो मैं रोटी की तरफ ध्यान दूंगा। करेक्ट। अगर मेरे को पता है कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस निकल रहे हैं, फिर मैं ईयरली एक्सपेंसेस सोचूंगा। राइट। फिर उसके बाद आएगी कि मेरे को वेल्थ क्रिएशन करना है। तो पहले समझना है कि मेरी बेसिक नीड्स क्या है। ओके। लाइफस्टाइल तो बाद में आएगी ना। राइट। तो पहले हम लोग बेसिक्स को पूरा करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो अगर किसी पर्सन की बेसिक्स पूरी हो जाती है फिर हम उसको लाइफस्टाइल और वेल्थ क्रिएशन की तरफ लेके चलते हैं। उसके लिए डिफरेंट उसके वेज हो सकते हैं, अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, नीड्स हो सकती हैं, रिस्क एपेटाइज हो सकती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन कॉस्ट है मार्केट में, देयर इज इन्फ्लेशन। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन आपके और मेरे लिए सेम होगी। किताबों में तो लिखी है इन्फ्लेशन आज आपको 4% पे हिट कर रही है, लेकिन आज फॉर एग्जांपल आप घर में अपने जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लाते हो वो ऑर्गेनिक लाते हो, और मैं जो लेके आ रहा हूँ लेट्स सपोज वो एक नॉर्मल कैटेगरी का लेके आ रहा हूँ। राइट। तो आपकी इन्फ्लेशन और मेरी इन्फ्लेशन सेम नहीं हो सकती ना। बिल्कुल। तो हम लोग कई बार अपनी लाइफस्टाइल को लेके सोचते हैं, कई बार अपने बेसिक नीड्स को लेके सोचते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो मतलब एक बार के लिए अगर हम ये मान लें कि हर एक बंदे के लिए उसका लॉस और उसका प्रॉफिट, उसका लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं इफेक्ट करता ही करता है। करेक्ट है। जैसे मैं समझता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, एक डॉक्टर की प्रोफेशन के अंदर उसको पता है कि उसकी जो एक्टिव इनकम है जहां से वो कमा रहा है उसमें उसको डेली बेसिस पे पेशेंट्स देखने हैं, और उसका टाइमिंग बेसिक क्या होगा? आइडियली 9 o'clock से स्टार्ट होगा, शाम को तक वो बैठेगा। करेक्ट। बीच में लंच के लिए उठे तो उठे। करेक्ट। इट मींस उसको टाइमिंग नहीं मिलने वाला। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वॉच कर पाए। उसकी ना ही वो पोटे है कि ना ही उसकी ये फैसिलिटी बनेगी कि मेरे को इतनी नॉलेज है, कोई काम करना है। तो उसको आइडियली स्टॉक मार्केट में ट्रेडर नहीं बनना चाहिए, उसको इन्वेस्टर वे में आना चाहिए। तो पहले तो क्वेश्चन नहीं होते, लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती कि हम इन्वेस्टर हैं ट्रेडर हैं। आते तो इन्वेस्टर बन के हैं, फिर वो ट्रेडर बन जाते हैं कि लॉन्ग टर्म बन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 10 साल तक पैसा पड़ा रहेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी ग्रीड आएगी, मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा, तो इमीडिएटली हम लोग ट्रेडर बन चुके हैं। तो मतलब जैसे लोग कहते हैं कि सट्टा है, मतलब ज्यादातर सुनने में आता है कि बेटिंग ही है, पता नहीं कब ऊपर चला जाए कब नीचे आ जाए, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट जो सब चीजें बोलते हैं। तो उसमें एक ये डर जो ये खत्म कैसे करेंगे, मतलब इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? देखो, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर आज आपको मैं ये कह दूं कि आपको एक आंखों पे पट्टी बांधनी है और आपको एक 10 फुट का मैं एक ब्रिज बना देता हूँ जो इतना सा वाइड ही हो, बस उस पे आपको चलना है, तो आपको क्या लगेगा? तो गिर जाएंगे, गिर जाओगे। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग रस्सी पे भी चल लेते हैं? वो क्यों चल पाते हैं? कॉन्फिडेंस। आंखें बंद कर दो तभी चल रही नहीं, इट्स नॉट अ कॉन्फिडेंस, इट इज अ प्रैक्टिस इन कॉन्फिडेंस। अब उन्होंने क्या किया, उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए इतनी प्रैक्टिस करी है कि आज उनकी आंखें बंद कर दो रस्सी पे भी चल जाए। बट अगर कोई पर्सन पहली बार आ रहा है तो आंखें खोल के भी 10 फुट पे नहीं चल पाएगा। सही बात है। उसको एक फोबिया रहेगा। राइट। तो वो जो फोबिया है वो मारता है इंसान। तो अगर आप किसी चीज को बार बार सीख रहे हैं, हाँ इंपॉर्टेंट क्या, गुरु भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। हम लोग ये समझते हैं कि यूट्यूब का ज्ञान बहुत है, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक आपको कोई अच्छा गुरु नहीं है, जो आपको सिखाने वाला अच्छा नहीं है, तो आप सीख नहीं। करेक्ट। हर चीज के अंदर एक गुरु जरूर चाहिए। बिल्कुल। तो अब जैसे आपने सीखने की बात करी, तो हमें सीखना कहाँ से चाहिए? यूट्यूब तो आपने कैंसिल ही कर दिया एक तरीके से कि यूट्यूब ना सीखो। नहीं, यूट्यूब मैंने ये नहीं करना ना सीखो। फिर देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। एक गूगल आप जाते हो, तो मैं गूगल को कैसे देखता हूँ? गूगल इज एज स्मार्ट एज यू आर। करेक्ट। मतलब कि आप गूगल पे क्या टाइप करते हो? फॉर एग्जाम्पल आपको आज कोई फूड देखना है, तो आपके दिमाग में वो फूड पहले आना चाहिए, फिर आप गूगल पे सर्च करते हो। सही बात है। अगर आपके माइंड में ही ना आए तो आप क्या गूगल पे सर्च करोगे? करेक्ट। आप कुछ सर्च ही नहीं करोगे। तो यूट्यूब आपको क्या दे रहा है? जो आप सोच रहे हो। जो आप सोच ही नहीं रहे वो कैसे दिखा देगा आपको?
एल्गोरिदम के साथ में काम कर रहा है। करेक्ट है। तो पॉइंट इज दिस कि जब तक आप इतने स्मार्ट नहीं बनोगे तब तक आपको गूगल भी फाइंड आउट नहीं करेगा। तो वो जो माइंड में जो थॉट्स देने हैं वो जब तक आपकी सराउंडिंग देगी तब आप उसके बारे में सीखोगे ना। राइट। तो यूट्यूब के अंदर आपको सराउंडिंग थोड़ा ना मिल रही है, जो रैंडमली आ रही हैं लेकिन अगर आपने किसी चीज के बारे में स्पेशलाइज कस्टमाइजेशन देखनी है तो यूट्यूब इज नॉट द राइट आंसर। ओके, तो यानी कि ऑफलाइन जाना ज्यादा बेहतर है। स्टार्ट करना चाहिए। मतलब आप रेफरेंस के लिए यूट्यूब जरूर लीजिए, आप ऑनलाइन जरूर जाइए, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम में क्या हो कि आपकी ऑथेंटिसिकेशन कैसे देखोगे? करेक्ट, कि वो कितनी ऑथेंटिक है, कितना रियल है, उसके पीछे की बैक टेस्टिंग क्या है, क्या उस चीज को किसी ने फेक एडिट करके तो नहीं बनाया हुआ। राइट। तो ऑफलाइन में ये चीजें थोड़ी कम। बिल्कुल। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन रखो, दैट इज वेरी। सो मतलब नॉलेज लेने के लिए ऑफलाइन में स्टार्ट करना चाहिए, तो वो कहाँ शुरू करना चाहिए? देखो, अगर मान के चलो मेरे को आज कोई नॉलेज लेनी थी, जब मैंने अपनी स्टार्ट की थी तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले काम तो ये किया था कि मैं क्या करता था, मैं जाके ना सबसे पहले कॉल सेंटर जितने भी गूगल पे नंबर होते हैं मैं उनको कहता था कि मुझे एक ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। okay. तो सेल्स का जमाना है, आप एक नंबर डालने की जरूरत है, आपको 100 कॉल्स अपने आप आ जाए। हाँ बिल्कुल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कितने साल पहले की बात बता रहे हो? ये बात है आज से 20 साल पहले की। 20 साल पहले की? अच्छा। तब भी जस्ट डायल होया करता होता था। अच्छा अच्छा। तो हम लोग क्या करते थे, उसका नंबर होता था आई थिंक पेंटा 8 करके ऐसा नंबर चलता था। तो हम कहते थे कि आई वांट टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, तो अपने आप ही कॉल्स आनी शुरू हो जाती थी। फिर दूसरा क्या होता था कि हम लोग मार्केट्स में बहुत सर्वे किया हमने। मतलब कि हर कंपनी में जाके पूछता था कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे ज्ञान वहीं से मिल जाता था। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट रेज करो तो सिखाने वाले तो बहुत आ जाते हैं। सही बात है। फिर उसके बाद आपको ये देखना होता है कि जब आप कंपेयर करते हो, जब आपको डाटा आता है, फिर आप उसमें से एक इन्फॉर्मेशन निकालते हो कि हाँ भाई इन्होंने भी ये डाटा बोला, इन्होंने भी ये बोला, इनमें सब में कॉमन चीज रियलिस्टिक क्या लग रही है। करेक्ट। आप एक उस चीज के ऊपर अपनी थ्योरी बनाते हो। तो इट विल टेक टाइम, मतलब एक टाइम ओरिएंटेड चीज है कि जिसके अंदर मेरे को लगता है टाइम देना चाहिए। आई हैव इन्वेस्टेड 20 इयर्स इन दिस लाइन। तो उसके बाद काफी चीजें क्लियर हुई हैं कि ये मिथ नहीं है, एक पूरा प्रॉपर डाटा साइंस है। आपको इसको समझने की जरूरत है। जैसे अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजी को देखें जी, हमें एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं होता, पहले मुझे भी नहीं होता था, लेकिन जब आप इस चीज में डीप जाते हो तो मुझे लगता है कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो इंटरकनेक्टेड नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का भी इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जैसे मान लीजिए कोई, अगर हम अब बात करें कि इंटरलिंक की बात करते हैं, तो जो वॉर्स होती हैं या कहीं पे कोई एक पर्टिकुलर कोई पॉलिटिशियन किसी से मिलता है जब जाके, तो वो उसकी भी इफेक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर? बिल्कुल पड़ता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए कि किसी भी चीज का प्राइस है, अब वो प्राइस मूव क्यों कर रहा है, आप सोचिए। एक मान के चलो किसी, जैसे हम लोग एक पेन यूज करते हैं, वॉच लेते हैं, उसका एक प्राइस होता है, वो कैसे क्यों मूव करता है, उसके पीछे कोई तो न्यूज रही होगी। राइट। या तो र्यूमर रहे होंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे होंगे, गवर्नमेंट की कोई स्पेंडिंग रही होगी, इन्फ्लेशन रेट्स रहे होंगे, इंटरेस्ट रेट्स रहे होंगे, मैक्रोन्स देयर आर लॉट ऑफ, जिसके ऊपर एक प्राइस मूव होता है। इन सारी न्यूज से क्या ड्राइव हो रहे हैं, या तो ग्रीड ड्राइव हो रही है या तो फियर ड्राइव हो रहा है। राइट, करेक्ट। अगर ग्रीड ड्राइव हो रही है तो इट मींस उसकी वजह से डिमांड रेज हो जाएगी। सही बात है। और अगर फियर ड्राइव हो रहा है तो उससे सप्लाई रेज हो जाएगी। व्हेन देयर इज अ डिमांड तो प्राइस अपसाइड मूव करेगा। राइट। व्हेन देयर इज अ फियर और सप्लाई है तो प्राइस डाउनवर्ड मूव करेगा। तो अगर आज मैं ये कहूं कि मेरे पास एक रूमर आया, मेरी कंपनी के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ गई कि कंपनी कैन ये इन चीजों का ये बेनिफिट्स खत्म करने वाली है, तो मेरे प्रॉफिट्स मार्जिन टूटेंगे। तो जो लोग मेरे में इन्वेस्टेड थे इस प्रॉफिट के लिए, तो क्या वो एग्जिट नहीं करेंगे? ओके। तो मेरा जो प्राइस है वो फियर की वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी। राइट। तो वो और सप्लाई बढ़ने से और प्राइस गिर जाएगा। तो यानी कि इसके लिए हमें कंटिन्यूअस अपडेटेड रहना पड़ेगा विद न्यूज़ एंड एवरीथिंग। बिल्कुल करेक्टेड है। इफ यू आर इन्वेस्टर और ट्रेडर, तो ट्रेडर के लिए तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन्वेस्टर के लिए फिर भी आपको टाइम मिल जाता है, बट अल्टीमेटली ये एक ऐसा फील्ड नहीं है कि जहां पर आप अपडेटेड रहे बिना आप इसमें कमा पाओ। ओके। तो जो ये ट्रेडर और इन्वेस्टर वाली चीज है, इन्वेस्टर और ट्रेडर की चीज है, तो ये कैसे मतलब डिफाइन होती है, इनका रोल क्या क्या होता है इस पूरे सीन में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्रेडर और इन्वेस्टर में बड़ा कंफ्यूजन है। आप ये समझिए कि एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है अपनी दुकान पे? सामान बेच रहे हो, ला रहा है। और ट्रेडिंग को समझिए क्या कर रहा है, वो एक जगह से एक फूड का सामान ला रहा है और उसके ऊपर अपना मार्जिन रख के किसी को बेच रहा है। करेक्ट। तो आइडली ही इज डूइंग अ ट्रेडिंग। ओके। जहां से वो एक कमोडिटी ला रहा है, उसके ऊपर अपना मार्जिन रख रहा है और इस कमोडिटी को आगे सेल कर रहा है। करेक्ट। अगर वो उस कमोडिटी को लेके आता और वो अपने पास रख लेता, उसको 2-3 साल के बाद बेचता, तो वो इन्वेस्टर कहलाता। राइट।
अगर वो उसको बार बार बेच रहा है तो वो ट्रेडर है। वो ट्रेडर है। ओके। Yes. तो अगर आप किसी भी चीज को लेके एक वेरी शॉर्ट पीरियड में 2-3 महीने में 1 महीने में बेच रहे हो तो आप ट्रेडर हो। ओके। फूड के अंदर हाँ नो डाउट आप 3 महीने नहीं रख सकते, एक्सपायरी है, बिल्कुल, बट अदरवाइज आपके पास कुछ भी मटेरियल है, अगर आप देखें पेंटिंग है, अगर आप देखें कि आपके पास कोई मेटल का कोई प्रोडक्ट है, वो आप 3-6 महीने कैरी कर सकते हो। लेकिन अगर वो 6-6 साल कैरी हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट बन चुका है। तो इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि अगर उसका फंड कम है तो उसको वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाना चाहिए। ओके। बिकॉज आइडली जो इंटरेस्ट है, जो उस पे रिटर्न आने वाला है, वो एक लिमिटेड है। करेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, अनलिमिटेड रिटर्न्स नहीं एक्सपेक्ट करते। सही बात है। तो वो लिमिटेड रिटर्न कितना आने वाला है आपको पहले से ही पता है हर प्रोडक्ट का, तो आप उस बेंचमार्क से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे कितना कमाना है। अगर आप उससे चर्निंग कर रहे हैं, अब देखिए किसी के प्रोडक्ट में 10% का मार्जिन है, लेकिन वो 10 बार उसको चर्न करके 100% मार्जिन बना रहा है, तो चर्न करना पड़ रहा है ना। तो आपका गोल क्या है, आपको चर्निंग करनी है या आपको आराम से बैठ के खाना है? ओके। तो अगर आपको आराम से बैठ के खाना है तो आप इन्वेस्टर हो, अगर आपको चर्निंग्स करनी है तो आप ट्रेडर। खर्चा तो सबको ही पड़ता है, तो उसको समझने के लिए हमें घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। मतलब आप ये सजेस्ट करेंगे? जैसे मैंने अभी क्या किया हुआ है कि मैंने हर कंट्री की करेंसीज परचेज की हुई है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि हम लोग आपस में जब गेम्स खेलते हैं तो ऐसे करते हैं कि चल तू ऑस्ट्रेलिया बन जा, मैं इंडिया बन जाता हूँ, चल लेट्स ट्रेड, आपस में बात करते हैं। तो उनको समझ में आता है कि मेरे पास तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इसके पास तो इंडियन रुपीस है, ये एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो वो अमेरिका के पास जाता है, डॉलर परचेज करता है, फिर मेरे पास आता है। तो दे आर करेंसी जो हम एक्सेप्टेबल ही नहीं है, नॉन एक्सेप्टेबल है। फिर उस करेंसी के पीछे हम प्राइस भी लिख देते हैं कि इससे क्या क्या सामान ले सकता है, तो हम वहां पर उसको मैथमेटिक्स भी सिखा देते हैं। तो इट इज वेरी इजी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बहुत चीजें मिल जाती हैं। स्टॉक मार्केट एक बेसिक साइंस है, उसको बेसिक तरह समझोगे तो बहुत ईजी है, अगर कॉम्प्लिकेटेड वे में बताओगे तो बहुत मुश्किल है। ओके। क्योंकि हमें तो मेन यही है कि जो हमारी ऑडियंस है वो उसको एकदम सिंपलर वे में ही समझ सके, तभी इस चीज के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो और जो जैसे अब एआई का हमारे पास आ गया, अब एआई तो सब चीज में इंटीग्रेट हो ही रहा है, तो स्टॉक मार्केट में एक टर्म होती है एल्गो ट्रेडिंग। बिल्कुल एल्गो ट्रेडिंग होती है उसके अंदर, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए क्या चीज है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप जैसे अभी मैंने देखा आप पॉडकास्ट वगैरह बहुत अच्छा करते हैं, आपका बहुत अच्छा सेटअप है, आप बहुत नॉलेज 10 साल से 15 साल से आप यही काम कर रहे हैं जी, तो आपकी एक सेंस ऑफ एबिलिटी बन चुकी है कि ये काम कैसे होगा, आपके लिए दैट इज अ पिंच का काम है। करेक्ट। तो ये सेंस आपके अंदर आ चुकी है। राइट। अब ये जो लेगेसी है आपके बच्चों को कैसे दोगे? उनको बहुत इजीली समझा सकता हूँ मैं चीज को। एक तो इक्विपमेंट्स है मेरे पास, ऊपर से उनको कितना डेली टाइम नॉलेज उसके साथ। कितना टाइम लगेगा? जितने टाइम मुझे लगेगा उससे तो कम ही लगेगा उन्हें, क्योंकि मैं उनको अगर मेरे को किसी चीज को सीखने में 10 साल लगे हैं तो उनको मैं 5 में भी सिखा सकता हूँ। सिखा सकते हो बिल्कुल। अगर सिखाने का टाइम ना मिले तो आपकी मेहनत तो खत्म ना। राइट, करेक्ट। तो अब मुझे अपने बच्चों को लेगेसी देनी है, तो देयर शुड बी अ काइंड ऑफ, जैसे हमारे पास अगर बिजनेसमैन होता, मेरी फैक्ट्री होती, मैं देके चला जाता, लेकिन मैं अपना माइंड कैसे देके जाऊं? करेक्ट। तो मैं अपना माइंड को क्या कर रहा हूं, एक कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। ओके। लाइक मैंने एक कुछ सिस्टम सीखे मार्केट में कि ये सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब उन सिस्टम्स को मैंने कोडिंग फॉर्म में एक कंप्यूटर में डाल दिया। ऑलराइट। और उसको कमांड दे दी कि ये सिस्टम जब जब तुझे दिखे तू एक्शन ले लियो। अच्छा। एक एल्गोरिदम बना दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने, मेरे घर में मेड आती है, उसको मैंने बता दिया कि जब मेरी मम्मी उठ रही हैं तो तूने उठते ही उनको गर्म पानी देना है। तो मेरी एक कोडिंग उस कंप्यूटर में चलेगी कि तूने मम्मी को पानी देना है। तो मेरी लेगेसी उसके अंदर ट्रांसफर्ड है। वो तो ह्यूमन है, उसकी एक लाइफ है, लेकिन कंप्यूटर की कोई लाइफ नहीं है, तो उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, उसने तो सिर्फ कमांड को फॉलो करना। तो हमने उसको कमांड ऑलरेडी दे दी जो उस एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अब रिस्पॉन्सिबल है। अब एक टाइम के बाद क्या होगा, कुछ मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उस कंप्यूटर के अंदर आ चुके हैं। अब दैट कैन बी ट्रांसफरेबल इजीली टू माय लेगेसी एज अ लेगेसी। तो मेरे बच्चे के लिए तो वो एक फैक्ट्री का काम कर रहा है। इफ आई एम नॉट रनिंग अ फैक्ट्री, तो ये उससे बढ़िया, ये तो मशीन ही है। तो पूरा बिजनेस, पूरा माइंड मेरा इमीडिएटली मेरे उसके बच्चे के बाद ट्रांसफरेबल है। इवन मैं नहीं भी हूं तो भी वो एक बटन के साथ उसको कमांड को यूज कर सकता है। लाइक आपने सुना होगा जादू में, वो लेगेसी क्या हुई, उसने बना दी, उसने बटन दबा के उस एलियन को बुलाया, कम्युनिकेट कर लिया। तो उससे क्या हुआ कि उसने मेहनत करी, लेकिन उसका बेनिफिट उसका बेटा रोहित। तो यहाँ पर भी तो एआई काम आ ही गया ना। करेक्ट बात। तो वो अगर ट्रेडिंग में डाल देंगे तो ट्रेडिंग काम आ जाएगी। देयर आर वेरी चीट्स, ऐसे चीट्स होते हैं जो मार्केट के अंदर हम लोग देखते हैं कि लोग एल्गोरिदम में डाल के काम करके कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा। तो जो अभी आप बताइए कि आप कैसे ट्रेनिंग्स देते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग्स आपके पास अवेलेबल है,
ताकि अगर कोई फ्यूचर में आपके पास आके सीखे तो उसको क्या एक जस्ट एक देखो ऐसा पता होता है कि लगे। हम लोग क्या करते हैं कि एवरी सैटरडे एक लर्निंग सैटरडे करके हम लोग एक सेशन चलाते हैं अपने ऑफिस में। ऑफलाइन सेशन होता है, ऑनलाइन भी जाते हैं उसके। ओके तो उसके अंदर हम लोग हर बार कुछ नया टॉपिक्स लेके आते हैं जो बेसिक प्रॉब्लम्स है मार्केट में। फॉर एग्जांपल एक यंग बंदा है, उसको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है। एक एज्ड पर्सन है जो रिटायर्ड है, उसको अपनी टाइमिंग के लिए कुछ बेनिफिट चाहिए कि भाई मेरे को बैठने के लिए कुछ जगह मिल जाए, या उसको चाहिए कि मेरे को एक फिक्स इनकम कंपोनेंट मिल जाए। तो वो हम लोग उस प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको ट्रेन करते हैं सो दैट दे कैन अर्न बेटर और वो अपनी लाइफ को बेटर वे में स्पेंड कर सके। ओके, तो मतलब जो ये सेशंस होते हैं ये हमें कहाँ पे लगाने को मिलेंगे, कहाँ पे आपका हमारे office पास में कुछ कुरुक्षेत्र मिले? में हमारा एक रेलवे रोड पे अपना ऑफिस है, ओके वहां पे देते हैं, ऑनलाइन देते हैं। गुड़गांव में ऑफिस है, एनीवेयर यू कैन। ओके ओके इसके अंदर हम लोग इक्विटीज को, कमोडिटीज को, करेंसी ट्रेडिंग्स को, एल्गो ट्रेड्स को, ये सारी चीजें सिखाते हैं। साथ साथ इसको एस्ट्रोलॉजी में भी कन्वर्ट करके बता देते हैं कि लाइक वेद्स, ये चीजें भी वहां पर काम कर रही है। ओके तो एस्ट्रोलॉजी के जैसे मैंने अभी पूरी जितनी हमारी बात चल रही है उसमें एस्ट्रोलॉजी आपने 2-3 बारी बीच में कहा, तो एस्ट्रोलॉजी का कैसे आप रिलेट करते हैं? मतलब जैसे उसमें कुंडली जैसे बनाते हैं हम एक तरीके से, हाँ जी, तो बिल्कुल कुंडली के साथ में आप कैसे रिलेट करते हैं कुछ स्टॉक मार्केट में, क्या चीज है? बिल्कुल करता हूँ। आपको इस थ्योरी में थोड़ा सा क्लैरिटी करता हूँ। पहले तो हम ना एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, हमें ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी कुछ इजी नहीं है। तो पहले तो देखो एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, मैं ज्यादा मतलब चीजों को ऑन द स्पॉट क्या समझाऊं, थोड़ा सा लॉजिक देता हूँ। आप सोते कितने बजे? 10:30-11। आपके घर में कितने लोग कितने बजे सोते हैं? यही अराउंड इतना ही टाइम है, 9-10-11 के बीच में। आपके सराउंड में 100 किलोमीटर के दायरे में कितने बजे सोते हैं? दैट डिपेंड्स, अराउंड 12-1 बजे तक सब लोग सो जाते होंगे। रात को ही सोते हैं? रात को ही सोते हैं। दिन में क्यों नहीं सोते आप लोग? दिन में काम करने का समय जो हमें सिखाया गया है शुरू से। ये कहाँ से निकला? बहुत टाइम, एंशिएंट टाइम से चल रहा है। एंशिएंट टाइम पे तो आइडली रात को सोना रखा है और दिन में जागना रखा है। आइडली होता क्या है कि आपने सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त है, हाँ जी, सुबह 4 बजे। दैट इज अ वेकिंग टाइम ऑफ योर बॉडी, बॉडी ऑर्गन्स। जिस टाइम पे वो उठ के स्टार्ट करती हैं काम करना। तो अगर आप उसकी लय को तोड़ोगे, अगर आप अपने घर में लेट जाओगे या बहुत जल्दी जाके सो जाओगे, तो आइडली आपके घर में थोड़ी अनबन शुरू हो जाएगी। तो मेरी एक बॉडी है, उस बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उसकी उठने बैठने के या सोने का टाइमिंग है। करेक्ट। और वो रिलेट होता है हमारे सन के साथ। सन उगता है तो मेरे बॉडी ऑर्गन्स काम करना शुरू करते हैं, सन बैठता है, कूल डाउन हो जाते हैं, देन मून राइजेस। राइट, करेक्ट। अब ये वो एलिमेंट्स हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, ये वो प्लैनेट्स हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, उसका असर मुझ पर है। तो क्या अदर एलिमेंट्स का असर नहीं होगा मुझ पर? बिल्कुल। अभी मैं एक्चुअली बताऊं, हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं आपके फेस के ऊपर लाइट मार दूं तो आपका पॉडकास्ट की लाइटनिंग आपके फेस पे आ गया, आपको कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? हाँ, सही बात है, चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। सिचुएशन चेंज, अल्टीमेटली रिजल्ट चेंज। तो उसी तरीके से मेरा एक प्रोडक्ट है, जैसे हमने एक जनरल बात बताता हूँ। कनाडा के अंदर अगर मैं आपसे बात पूछूं, 6 महीने बर्फ गिरती है, तो उस टाइम पे रोड्स बर्फ से भर जाती है। राइट। तो उस टाइम पे क्या रोड्स कंपनी को रोड बनाने का ठेके मिलते होंगे? नहीं, उस टाइम पे साफ करने के मिलते होंगे जरूर। आइडली ऐसे ही होता होगा। तो उस टाइम पे जो उस मटेरियल को यूज करते हैं उनकी सेल्स ड्रॉप हो जाती होंगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट मुझे, मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा? करेक्ट, बिल्कुल कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी में अगर मुझे ये पता लग जाए कि किस प्लैनेट की पोजीशन मेरे पर कब कब पड़ने वाली है, तो मेरा बिजनेस कब कब प्लस या माइनस होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। राइट। करेक्ट है, बिल्कुल। इसकी एक एंगल डिग्री यूज होती है। डिग्रीज मींस जिसके अंदर हम लोग देखते हैं, लगन सुने होंगे आपने, उसके उस लगन में भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उनकी एक डिग्रीज, लैटिट्यूड्स तो होती हैं, उसकी डिग्रीज होती हैं। हाँ जी, 0 to 10 डिग्री, 23 डिग्री, 33 डिग्री। जी। तो जब तक उसकी डिग्री 23 to 40 डिग्री नहीं है, उसका असर आप पे नहीं पड़ेगा। ओके। तो उस चीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर कितना है, और यही प्राइजेस के ऊपर भी होता है। अच्छा। तो प्राइजेस में हम लोग फिबोनाची बढ़ाते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस, या इसके बारे में सुना होगा? जी बिल्कुल। आपने सुना होगा कि हम लोग शगुन देते हैं, शगुन देते हैं ₹1.25। व्हाई नॉट 75 पैसा? क्यों देते हैं ₹1.25? आई थिंक उसके वैल्यू है 1.6 कुछ इस तरीके से। क्यों देते हैं? शुभ माना जाता है। हाँ जी, शुभ माना जाता है शगुन। क्यों? व्हाई शुभ? आइडियली इट इज अ बढ़ती कला। ओके। हम जब कोऑर्डिनेट्स में बोलते हैं 1.25, दैट इज इनटू द असेंडिंग order, not in a descending order. Okay. So 0.75 is 0.25 lesser than your 1. Okay. So that is not a sign. दूसरी चीज, इसकी एक सीरीज है कि लाइक मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर हम एक कॉन्टिन्यूटी में अपने सीरीज पढ़ी होगी 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो इफ यू डिवाइड फर्स्ट रैंक टू दिस, तो एक रेशियोज निकल आती हैं। तो जो कांस्टेंट रेशियोज निकलती है ना, वो 23, 30, 8.4, आपकी 50, 61.2, 70। तो ये कोऑर्डिनेट्स फिक्स हैं, ये गोल्डन रेशियोज गिनी गई हैं।
आपने वो देखा है अर्थ देखा है? हाँ जी, अर्थ थोड़ा टिल्ट होता है जी तो बिल्कुल, उसकी डिग्री कितनी है? दैट इज 23.8। हाँ बिल्कुल, अगर आप अपना हाथ देखोगे तो इस हाथ की जो रेशियोज हैं ये भी 1:1.61 है। हाँ बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट है? तो ये करेक्ट है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल। में अगर हर चीज सिंक्रोनाइज्ड हो रही है तो व्हाई नॉट वो स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लग सकती? बिल्कुल बिल्कुल सही बात, मतलब आपने जो चीज बताई, मैं इसको आपने अपनी वो देखा होगा, स्पाइरल देखा होगा? स्पाइरल्स, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे ही तो आ रहा था। स्पाइरल भी क्या है? वो राइट, फिबोनाची की फिबोनाची सीक्वेंस से गोल्डन रेशियो के साथ में वो मैच Yes, करता है, बिल्कुल, मैच करता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं आर्ट हाँ। में, हम ये चीज पढ़ते हैं। हम लोग ये जी। प्रैक्टिकल करवाता हूँ अपने ऑफिस में। ओके ओके जी, आप सनफ्लावर देख लो, राइट, उसके अंदर जो स्पाइरल्स है, स्पाइरल्स मशरूम हैं, है, बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, माइंड है, राइट, कान है, टोर्नेडोज हैं जो ऊपर Yes, से इमेजिंग तो आती वो है, सब सोलर चीजें में सब फिबोनाची चीजें, है, राइट राइट सब राइट, फिबोनाची है। या और ऐसा नहीं है Okay. ये फिबोनाची से पहले नहीं थे, ये फिबोनाची से पहले भी थे, और ये बिल्कुल, फिबोनाची से पहले हमारे इंडियन वेदों में भी लिखे वैदिक गए हैं। साइंस में भी है तो हमारे ये इसमें। सब चीजें लिखी गई हैं, जी बिल्कुल, बस सिर्फ ये है कि उन्होंने इस चीज को लिख दिया तो हमारे को हाँ। इन वहां की लिखी हुई बात जल्दी लिखी समझ बात में ज्यादा आएगी, समझ आती है, ये मिलते नहीं। करेक्ट करेक्ट Yes. करेक्ट। तो जैसे अभी हमने इंडियन और वेस्टर्न की थोड़ी सी बात करी इसके अंदर, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और इंडियन इन्फ्लुएंस में कितना फर्क पड़ता है जब हम स्टॉक की बात करते हैं या इसकी शेयर्स की या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं? देखो ऐसा है कि अगर मैं ये बोलूं कि इंडियन मार्केट्स ज्यादा एडवांस है तो ये गलती होगा। आप ये समझिए कि हम बोलते हैं कि वेस्टर्न हमसे 100 साल आगे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 2034 में जी रहे हैं। हम लोग 2024 में हैं। इसका मतलब ये है कि जो रिक्वायरमेंट हम आज फील कर रहे हैं दे हैव रियलाइज्ड इन 100 years बैक, क्योंकि वो आए तो यहीं से लेके गए हैं स्टडी, नो डाउट, करेक्ट, लेकिन उन्होंने इस चीज का सिस्टम हमसे 100 ईयर पहले ही बना दिया। तो जो स्टॉक मार्केट है वो कहीं ना कहीं बनी अमेरिका में बहुत पहले, मतलब 1870s में दे आर इनटू दैट, उनके मार्केट्स थी, हमारे पास 1970s में थी, ओके, जिसका राइट डायरेक्शन 2000 में जाके ज्यादा मिला। मतलब हमारी जो हिस्ट्री है वो एडवांस वर्जन में 2000 के बाद की है, और वहां पर 1900 से चल रही है, तो कहीं ना कहीं हम उनको कॉपी भी करते हैं, करेक्ट, इस फॉर्म में करते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर में जो चीजें हो रही होती है वो धीरे धीरे प्रोडक्ट्स आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस तो होंगे कि वो चीजें देखते हैं कि वहां पर वर्क कैसा हो रहा है। अगर आप देखो हमारे कल्चर चेंज हो रहे हैं, हमारा फूड स्टाइल चेंज हो रहा है, राइट, बेशक हम लोगों से सीख के गए हैं, लेकिन वो अभी इस टाइम पे हमसे एडवांस है इन टेक्नोलॉजीज। तो हमारी जितनी भी कॉन्वर्सेशन अभी हुई उसके अंदर आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो साथ साथ में, तो ये प्रोडक्ट्स कौन से हैं, इनके अंदर क्या इनके बेंचमार्क्स हैं, क्या इन्वेस्टमेंट रहती है, कैसे फायदा होता है इसके अंदर बेसिकली? तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर तो आपके पास टाइम है, नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट इक्विटीज को भी चूज कर सकते हो। इक्विटीज क्या होती है कि एक कंपनी की एक स्मॉल ऑनरशिप है जो ट्रांसफरेबल है, मतलब आप मुझसे ले सकते हो, आपसे कोई और ले सकता है, कंपनी से आप ले सकते हो। इसके थ्रू कंपनीज क्या करती हैं, फंड रेस करती हैं अपने लिए लिक्विडिटी रेस करती हैं, और आईपीओ के फॉर्म में दे देती हैं। ओके, आईपीओ क्या है कि आइडियली एक फर्स्ट ऑनरशिप है शेयर्स की, जब मतलब कंपनी पहली बार किसी को कोई शेयर इशू करेगी वो आईपीओ के फॉर्म में करती है। ओके, अब आपको वो शेयर्स जब मिल चुके हैं तो उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। ओके, इसमें आप ये समझिए कि रिटर्न कैसे मिलता है। एक कंपनी की जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है वो 100 रुपीज है, वो कितने रुपए आगे शेयर कर देगी? आप ही बताइए। आइडली नियर टू दैट। कभी मान के लो आपने 100 रुपए कमाए, आप अपने शेयर होल्डर्स को कहोगे भाई या तो 100 के 100 ले जा, या 80 ले जा, या 60 ले जा। दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजीज कि मैं उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता हूँ या मैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो जब आप प्रॉफिट अपना किसी के साथ शेयर करते हो तो वो आपके प्रॉफिट मार्जिन में से कम हो जाता है जी, जो बच गया उसके बेसिस पर लोग आपके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आइडल जो बेंचमार्क है इक्विटी का वो 18% टू 16% के बिटवीन घूमता है। मतलब जो बड़ी कंपनीज हैं वो 16-18% पर घूमती हैं, जो मिड कैप कंपनीज हैं वो 18-20% पे घूमती हैं, जो उससे स्मॉल कंपनीज है 20-24 है। तो जो स्मॉल कंपनीज हैं वो इसलिए रहती है बिकॉज वो थोड़ा लॉन्गर पीरियड में अर्न करती है, मतलब क्योंकि उनका जो मार्जिन ऑन प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन उसको बेचने में टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन जो एक बड़ी कंपनी है वो ऑलरेडी रनिंग है, वो एक लो मार्जिन पे काम करती है लेकिन ज्यादा प्रोडक्ट बेचती है, चर्निंग ज्यादा करती है। बिल्कुल। तो इसीलिए जो इक्विटी है वो आपको 16-20% का रिटर्न दे देती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओके, अब जो अदर प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, अब एक डॉक्टर की प्रोफाइल है जिसके पास टाइम नहीं, तो वो क्या करता है, एक बंदे को हायर भी नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी उसका हेल्प करती है। करेक्ट। तो एएमसी कहते हैं उसको, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को एक दिखता है जिसके अंदर एक पर्सन रखा जाता है जिसको फंड मैनेजर कहते हैं। ओके, उसका काम ये होता है कि वो लोगों से पैसा कलेक्ट करेगा, राइट, एक पर्टिकुलर अकाउंट में जिसके अंदर सबका जो विजन होगा एक होगा,
ओके जैसे कि एक इन्वेस्टर है ए, उसको रियल एस्टेट में पैसा लगाना है, ठीक है ऐसे 20-30 लोग और हैं। जब ये सब मिलके एक पूल अकाउंट में पैसा डाल देंगे तो वो Okay. एक अकाउंट ऐसा क्रिएट हो जाएगा जिससे रियल एस्टेट में लगेगा। ओके तो हर एक सेक्टर के अपने बेंचमार्क्स होते हैं रिटर्न्स के, ठीक है तो वही वो रिटर्न उसके आसपास उसको वो रिटर्न्स मिल जाए। तो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में अगर किसी का हॉरिजन 5-7 साल का है तो इजीली पैसा वो डबल ट्रिपल कर सकता है। अच्छा इजीली कर सकता है। ओके और कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर? आप इसके अंदर अगर आप देखें तो डेट प्रोडक्ट्स में आप डिबेंचर्स बॉन्ड ले सकते हैं। अब एक पर्सन है जिसको फिक्स कंपोनेंट चाहिए, जैसे जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, जो एफडी के प्लेयर्स हैं, तो उनके लिए बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एफडी से ज्यादा रिटर्न दे देते हैं। अगर आपको देखिए मार्केट में जो एक एफडी लेने वाला बंदा है वो 6% 7% के लिए प्ले करता है, राइट। लेकिन बॉन्ड्स क्या करते हैं, कंपनी को भी पैसा चाहिए होता है, वो कहते हैं कि तू बैंक को 7 पे दे रहा है, 9 पे मुझे दे दे, 9 पे मुझे दे दे, राइट। आई एम रेडी टू टेक दैट, तो वो बॉन्ड करके उसको 9% भी दे देते हैं। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में वो पैसा डाल के भी ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं एफडी से। ओके अब इसमें हम जब चूज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन हैंड जब हम लोग गेन ले लेंगे तो उसके बाद मेरी टैक्स लाइबिलिटीज क्या हों, तो टैक्स लाइबिलिटीज को देखकर भी हम लोग प्रोडक्ट चूज करते हैं। ओके कि उसके ऊपर हमें कितना टैक्स हाँ, वगैरह पड़ रहा है। कई बार क्या होता है कि हमने investment पे। रिटर्न तो देख ली अच्छी है, लेकिन जब हाँ। हाथ में आया तो टैक्स Right. लगे पूरा बराबर आ गया, तो वो पूरा नहीं बराबर आ बनता। गया। ओके 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 तो इसके लिए जो जैसे मान लीजिए कोई जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको हम क्या एक सजेशन दे सकते हैं कि हाँ ये जो कंपनीज हैं ये ऑलवेज प्रॉफिटेबल ही रही हैं, शुरू करने के लिए ठीक है, आप इसमें कर सकते हो, कुछ चलो। ऐसी होती है? हाँ बिल्कुल होती हैं। आप सुबह उठ के पेस्ट करते हो? बिल्कुल। कौन सी कंपनी का? कोलगेट। कोलगेट कितनी पुरानी कंपनी है? बहुत पुरानी है। आप व्हीकल कौन सा यूज करते हो? व्हीकल सुजुकी, मारुति सुजुकी। ठीक है, उसमें पेट्रोल कहाँ से डलवाते हो? इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल। अगर आप देखो तो ये सारी कंपनियां जो आप देख रहे हो आपके फादर से ही चलती आ रही हैं, राइट। और ये लाइफ में ग्रो भी कर रही हैं। करेक्ट। अगर आप इनके डायरेक्ट पार्टनर होते तब आपको भी प्रॉफिट हो रहा होता। बिल्कुल। तो डायरेक्ट जाके ले लोगे, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर कोई पार्टनरशिप बनने तो शेयर मार्केट है ना। तो अगर आपको कुछ नहीं पता तो जिस प्रोडक्ट को आप पिछले बचपन से सुनते आ रहे हो उसी के लेके छोड़। अच्छा। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जब ये आगे भी कमाते हैं तो आपको क्या लगता है कि मारुति कंपनी बंद हो जाएगी आगे? नहीं, अगर चांसेस कम है, बाकी तो पता नहीं, चांसेस कम है, बिल्कुल। लेकिन अगर मारुति ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे, आपका पैसा भी ग्रो करेगा। करेक्ट। तो अगर कुछ नहीं पता, अगर आपको ज्यादा फंडामेंटल्स नहीं पता, आपको टेक्निकल्स नहीं देखने, तो आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ जिसके बारे में आप 3-4 साल से पहले से देख रहे हो। आप दवाई खाते होगे, सिप्ला कंपनी की खाते हो, राइट, करेक्ट, सिप्ला, तो सिप्ला ले लो। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि क्रूड ऑयल में बैठना है तो IOCL ले लो। तो जिस कंपनी की आपको लगता है कि मार्केट में बात हो रही है, डिमांड मार्केट में, अब अभी हम पावर की बात सुन रहे हैं, मोदी ने कहा कि भी सोलर लगाओ सारे, सोलर, बिल्कुल। तो बैटरी नहीं बिकेंगी क्या? बिल्कुल। तो बैटरी किसकी लोगे? एक्साइड की है, एक्साइड ले लो, एक्साइड ले लो, उसके पार्टनर बन जाओ। राइट। तो आपको जरूरी कंपनी खोलनी है, आप उसकी कंपनी के पार्टनर बन जाओ। अच्छी बात यह है कि आप 100 रुपए देके भी पार्टनर बन जाओगे, किसी में 1000 रुपए देके पार्टनर बन जाओगे। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में आप समझते हो उसका बाय प्रोडक्ट ले लो। अब आप प्लेन में ट्रेवल करते हो, अधिकतर लोग करते हैं, बिल्कुल। तो अब जब प्लेन में आप कैरी करते हो तो उसके अंदर कोई कैटर बैठा होता होगा, तो जो कैटरिंग कर रहा होगा उसको भी प्रॉफिट हो रहा होगा, उस कैटर के पार्टनर बन जाओ। राइट। बाय प्रोडक्ट पकड़ लो कुछ भी। तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि जरूरी नहीं है कि कमाने के लिए मुझे कंपनी खोलनी है, उस कंपनी के पार्टनर बन जाओ। अच्छी बात है कि थोड़े से अमाउंट में भी बन जाओ। अच्छा, बहुत बहुत सही चीज बताई आपने कि मतलब एग्जांपल बहुत सही थे इस वाले। करेक्ट। तो रियल लाइफ है, यही है कि अगर हम रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो बहुत इजी है। राइट, बिल्कुल सही। हमारे आस पड़ोस में हम लोग इक्विटी से तो घिरे हुए हैं। हम सोते हैं कौन सी बेडशीट लेते हैं, कपड़े कौन से लेते हैं, रेमेंट्स डाल रहे होंगे, हाँ, बिल्कुल, तो उसकी इक्विटी है। पेट्रोल यूज करे तो इक्विटी है। अगर आप कोई घर में दालें ले आ रहे हो, रिफाइंड ला रहे हो तो उसकी इक्विटी है। करेक्ट। तो अगर आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल देखो तो हम लोग जिलेट यूज करते हैं, उसकी इक्विटी है। तो देयर इज मतलब एवरीथिंग इज इक्विटी। बस आपको ये देखना है कि मेरे को कौन से के साथ पार्टनरशिप करनी। सेंटिमेंट्स है हमारे। करेक्ट करेक्ट। सबसे अच्छी बात ये है कि ये ट्रांसफरेबल है, खत्म नहीं होती है, अपने बच्चों को देके जाओ। राइट। इमोशनल मतलब एंगल है इसके अंदर। है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके ओके ओके। हाँ जी। सो अगर हम इस पूरी पॉडकास्ट, इस पूरी कॉन्वर्सेशन को अगर हम कंपाइल करें तो आप एट द एंड ऐसे कुछ की पॉइंट्स बताओ जिससे मतलब जो देख रहे हैं उनको लगे कि हाँ यार पूरा कंक्लूड हो गया, समरी आ गई हमारे पास। चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। मैं अगर आपको ये बोलूं कि अगर कोई पर्सन स्टॉक मार्केट में नहीं है तो वो अपने बच्चों के फ्यूचर का मर्डर कर रहा है, ओके, उसके ऊपर 302 के एक्ट में उसे फांसी लगा देनी चाहिए, तो कैसा लगेगा? नहीं, ये ज्यादा ही मतलब ज्यादा हो गया। अब सोचिए, अब एक चीज सोचिए कि मेरे पास आज कुछ प्रॉपर्टी है, राइट, आइडियली वो प्रॉपर्टी मेरे बच्चों की है। अगर मैं उसकी राइट गेन उस पर नहीं ले रहा तो एक टाइम के बाद वो खत्म होगी। क्यों? इन्फ्लेशन, बिल्कुल। अगर मैं उसको राइट टाइम पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो उसकी पैसे की वैल्यू टूट जाएगी।
करेक्ट है तो मेरे बच्चों का ग्रोथ ना, राइट उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। सही बात तो अगर वो राइट जगह पे पूल नहीं हो रहा तो एक टाइम के बाद क्या होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर ही खराब हो रहा है, सही एक से मर्डर ही कर रहा हूँ उनके फ्यूचर का। राइट राइट तो मर्डर का सजा क्या है? फांसी फांसी है। सो आइडियली स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर आपकी चॉइस है, मेरे हिसाब से ये नीड है। इसको नीड की तरह देखोगे तो आप सीखोगे भी और अपने बच्चों को भी सिखाओगे कि पैसे की वैल्यू क्या है, उसको राइट टाइम पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि लक्ष्मी माता चंचल है, चंचल का मतलब भागती नहीं है, उसका मतलब ये है कि उसकी प्रवृत्ति चंचल की है, तो उसको टिकाओ मत, उसको चर्न करते रहो, उसको इन्वेस्ट करते रहो, तो वो आपके पास डबल होके आएगा। अगर उसको बांध के रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत सही आपने चीजें बताई। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंसाइट दी अपनी स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट की, म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में। थैंक यू सो मच। आपको भी मतलब कि एक पॉडकास्ट के पॉइंट से भी अगर हम अपनी चीजों को बताते हैं तो लोगों को क्लैरिटी मिलती है, तो एजुकेशन का भी हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।